हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम लोग पिछली क्लास में संसद के बारे में पढ़े थे। और संसद के बारे में यानी संसद से रिलेटेड जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि इसके अंग के रूप में किस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी जो है इनके अंग के रूप में हमने इनको पढ़ा था। और हमने देखा था कि जो सदन की बात करें तो सदन के रूप में लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के दो सदन है। यानी अंक की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति है, जो संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका के प्रमुख है, देश के प्रथम व्यक्ति है, हमारे भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो प्रधान है हमारे महामहिम, उनको हमने जो है अंक के रूप में, नई संसद के 3 अंक के रूप में जाना था। और सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन में हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग संसद के अंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि संसद के सदन के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के दो सदन हमने देखा था दोस्तों, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो आइए लोकसभा के राज्यसभा को आज हम लोग जो है कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में और लंबे समय तक याद रहे। तो लोकसभा की अगर जिक्र करें हम लोग तो अनुच्छेद 80 में जो है दोस्तों, 81 में इसका जिक्र किया गया है और राज्यसभा का जिक्र जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। यानी कि लोकसभा का जिक्र 81 में किया गया है और राज्यसभा का जिक्र 80 में किया गया। और 79 में हमने देखा था क्या दोस्तों, तो संसद के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा जो है दोस्तों, यह जो है आपका इसको निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन। और यह हो गया आपका उच्च सदन। और ये जो उच्च राज्यसभा को, राज्यसभा से पहले यानी जो 1954 में दोस्तों इसका नामकरण राज्यसभा पढ़ा। इससे पहले इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये लोकसभा आपका निम्न सदन हो गया दोस्तों और राज्यसभा आपका उच्च सदन हो गया। अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। और ये जो इसके जो सदस्य है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये प्रत्येक 6 साल में जो है इसका 1/3 यानी 1/3 जो सदस्य है वह जो है अवकाश धारण करते हैं, यानी वो रिटायर होते हैं, वह अपनी सीट को छोड़ते हैं। तो 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के कार्यकाल से संबंधित कहीं किसी अनुच्छेद में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मीन्स आप इतना समझिए कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल है और ये प्रत्येक 6 साल में जो 1/3 इसके सदस्य क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं या अपने अवकाश ग्रहण करते हैं। अब आते हैं हम लोग लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के थ्रू जो है सरकारें बदली जाएगी या हो सकता है कि सरकारें नहीं बदले जाए। सरकारें अच्छा काम कर रही है तो हम अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके फिर से उसी सरकार को वापस ले आए। लेकिन 5 साल बाद जो है इलेक्शन होना तय है। तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए दोस्तों अनिवार्य है आपका वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल। तो वोटिंग राइट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है सरकार बदलते हैं, यानी एमपीज को चुनते हैं और यहाँ लोकसभा में भेजते हैं। तो ये इसका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का। किंतु ये 5 वर्ष से पहले भी दोस्तों क्या हो सकता है कि ये सरकार यानी गिर सकती है, सरकार टूट सकती है, अलग सरकार बन सकती है। वह किस तरह से हो सकता है तो देखते हैं हम लोग। जैसे बहुमत के आधार पर सरकार बनती है दोस्तों। तो बहुमत जब आपका कम हो जाता है, मान लीजिए आधे से ज़्यादा सीट लाने वाला जो है पार्टी जो है वह आपका उसकी सरकार बनती है। तो उसका जितने भी बहुमत के आधार पर उसकी सरकार बनी है उसमें से अगर कुछ एमपीज है जो वो घट जाते हैं, मान लीजिए किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिए या किन्हीं की मृत्यु हो गई, किन्हीं ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ बहुमत जब कम होगा तो बीच में भी जो सरकार जो है आपका यानी टूट जाती है, खंडित हो जाती है, सरकार बदल दी जाती है।
तो यहाँ क्या होता है, लोकसभा पहले भी भंग हो सकती है। तो यहाँ क्या है, लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है दोस्तों, भंग नहीं हो सकती है। इसलिए जो है यह स्थायी सदन है, और यह चूंकि प्रत्येक 5 वर्ष में नियम के अनुसार भी जो है सरकारें बदली जाएगी, यानी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके क्या होगा, इलेक्शन होगा, चुनाव के थ्रू क्या होगा, सरकार बदली जाएगी। तो प्रत्येक 5 वर्ष में भी बदली जाएगी, और इसके बीच में भी अगर बहुमत कम हो गया तो वहां पर भी जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्या होगा, राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे। इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, चूंकि यह भंग हो रहा है इसलिए यह क्या हो गया, अस्थाई सदन। और ये चूंकि भंग नहीं हो रहा है इस वजह से ये क्या हो गया, स्थायी सदन हो गया। अब इसके सदस्यों के यानी उम्र की बात करें दोस्तों, एक तो इनके यानी लोकसभा के सदस्यों सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्यता के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष का कोई भी जो है व्यक्ति जो है आपका लोकसभा का सदस्य हो सकता है, और राज्यसभा जो है आपका यानी 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, बशर्ते वह किसी सरकारी पद पर ना हो। यानी कि कोई सरकारी पद पर आश्रित व्यक्ति जो है वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो आपका किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, तो वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों उम्र से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है। लोकसभा का 25 वर्ष का व्यक्ति सदस्य बन सकता है, और 30 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति आपका राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो ये हो गया उम्र से संबंधित बातें। अब हम लोग जो है इसके पदाधिकारियों के बारे में जानते हैं। तो आपका लोकसभा का जो पदाधिकारी है दोस्तों, यानी हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों, 552। तो इतने सदस्य होते नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इतनी बड़ी जो क्राउड है दोस्तों, इतनी बड़ी जो भीड़ है, उसकी अध्यक्षता के लिए, उसको संभालने के लिए, और उसके कार्यवाही को यानी सदन की कार्यवाही को ढंग से चलाने के लिए एक मॉनिटर की आवश्यकता होती है, एक अध्यक्ष की आवश्यकता जरूर होती है। यहाँ 250 आपका मेंबर होते हैं राज्यसभा में, तो यहाँ पर भी एक मॉनिटर, एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो कि इतनी बड़ी क्राउड को संभाल सके। मीन्स यहाँ का अगर जानेंगे दोस्तों तो ये जो है संवैधानिक रूप से राज्यसभा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये पढ़े लिखों की सभा मानी जाती है। यहाँ क्वालिफिकेशन क्लियर है। यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो ग्रेजुएट लोग हैं वो सिर्फ यहाँ वोटिंग कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से नीचे वाले यहाँ वोटिंग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तो क्वालिफिकेशन क्लियर है। यहाँ किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर हर तरह की भीड़, हर तरह का क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। वो भी ऑपोजिशन में, यानी ऑपोजिशन पार्टी वाले। तो समझिए कि यहाँ पर जो है भीड़ को संभालना, सारा कुछ मैनेज करना यानी कितना मुश्किल रहता होगा। तो उसके लिए एक मॉनिटर, एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ जो है लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। राज्यसभा की बात करें तो एक सभापति होंगे और एक उप सभापति। तो अगर पूछा जाए कि संसद में कितने पदाधिकारी हैं, तो संसद में कितने पदाधिकारी हो गए दोस्तों, तो संसद में 4 पदाधिकारी हो गए। दो आपके लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा के सिर्फ पूछे तो भी आपको 2 बताना, अगर सिर्फ लोकसभा का पूछा जाए तो भी आपको 2 ही बताना है। तो जो अध्यक्ष होता है दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही का, जो अध्यक्षता करते हैं, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है कार्यभार संभालते हैं। अब सभापति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सभापति और उपसभापति। तो सभापति दोस्तों राज्यसभा का वो व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति होंगे।
यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है आपका राज्यसभा के सभापति होंगे। यानी कि वो उपराष्ट्रपति जो भी है, चाहे वो महिला है पुरुष है, जो भी उस पद पर आसन होंगे वही है जो राज्यसभा के अध्यक्ष पद पर होंगे, और वो एक उपसभापति भी होंगे। तो यहाँ जब भी मान लीजिए कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो प्रत्येक 5 साल में लोकसभा भंग होती है, तो क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बदले जाएंगे। तो प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदले जाएंगे। तो यहाँ पर जब और यानी अगर प्रत्येक 5 वर्ष में तो फिक्स ही है कि आपका बदले जाएंगे, उसके बाद भी विघटन हो सकता है। हमने अभी देखा कि लोकसभा का विघटन बीच में भी हो सकता है, अगर बहुमत ना हो तो उस बीच में भी मान लीजिए विघटन हो गया तो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बदले जाएंगे। या फिर किसी कारणवश अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो वो क्या करेंगे कि अध्यक्ष किसको देंगे दोस्तों, तो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देंगे अगर उसे अपनी सीट छोड़नी है, और उपाध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो वो किसे देंगे, अध्यक्ष को देंगे। तो हो गया क्लियर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। यहाँ आइए हम लोग देखते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में उपसभापति को अगर इस्तीफा देना है दोस्तों किसी कारणवश, तो वो क्या करेंगे, सभापति को इस्तीफा देंगे। लेकिन अगर सभापति को इस्तीफा देना है तो वो उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टूडेंट फंसते हैं, गलती करते हैं और अपना 1 नंबर गंवाते हैं। यहाँ सभापति उपसभापति को इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहे हैं। यहाँ उपसभापति सभापति को इस्तीफा देंगे, लेकिन सभापति उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये सभापति बाद में है, पहले वो क्या है, उपराष्ट्रपति है। चूंकि वह उस उपराष्ट्रपति है पहले है और सभापति बाद में है, इस वजह से जो वो इस्तीफा यहाँ उपसभापति को नहीं देंगे बल्कि राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देंगे, यहाँ उपसभापति सभापति को इस्तीफा देंगे, सभापति उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो सभापति बाद में है, उपराष्ट्रपति वो पहले है। चूंकि वह उपराष्ट्रपति है इस वजह से वह सभापति है, इस वजह से वह इस्तीफा कभी भी उपसभापति को नहीं देंगे बल्कि उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति, जो कि पदेन सभापति हम लोग जानते हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे, उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे। क्लियर है, ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों हमने जाना। अब हम लोग जो है इसकी सीटों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे जोड़ करके जो है प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा की सीटों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 552 अधिकतम सीटें हैं, यानी ये अधिकतम सीटें हैं दोस्तों, इतनी सीटें हैं नहीं लेकिन इतने हो सकते हैं। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो 250 यानी 250 सीटें हैं। तो ये 552 जो सीट लोकसभा की अधिकतम हम लोग देख रहे हैं जो कि संविधान में दिया गया है हमारे, तो इतने अभी है नहीं। वर्तमान अभी कितने हैं दोस्तों, तो 545 आपके अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। तो इसमें 545 में 543 जो है वह तो इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, और आपका 2 जो है +2 जो है ये आपका एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये इलेक्शन के माध्यम से नहीं आते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये हो गया आपका 545 सीट। तो ये 545 सीट है दोस्तों अभी लोकसभा में, जबकि 52 सीटें अधिकतम हो सकती। तो ये 7 सीटें जो माइनस हो रही, ये कहाँ गई, ये सीट क्यों यहाँ भरी नहीं गई है? तो आइए हम लोग इस चीज़ पर डिस्कशन करते कि ये 7 सीटें गई कहाँ। तो दोस्तों अगर इस 7 सीट की हम लोग बात करें तो ये 7 सीट जो है POK
पाक अधिकृत कश्मीर, जो हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जो हम लोग जानते हैं, ये पीओके के रूप में। तो ये पीओके में यानी ये क्षेत्र जो है हमारा, यानी हिंदुस्तान का लगभग ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये ऊपरी हिस्सा, ये लगभग 30% जो भाग है वह पाकिस्तान ने 1948 में ही अपने कब्जे में कर लिया। यानी हमारा संविधान लागू होने से पहले, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के अगले ही वर्ष जो है आपका यह 30% जो भारत का हिस्सा है वह पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये जो 7 सीट है आपका, ये 7 सीट ये पीओके के लिए ही रखा गया है, ताकि कभी भी जो पाक अधिकृत कश्मीर है जो हमारा हिस्सा है लेकिन वर्तमान में हमारे पास नहीं है, यानी हमारा हिस्सा होते हुए भी वर्तमान में हमारे हिस्से में, हमारे भाग्य में अभी नहीं है, किंतु कभी अगर यह हमारे हिस्से में आता है यह पीओके का क्षेत्र, तो ये 7 सीटें वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जिलों में जो आबादी निवास करती है उसके आधार पर ये 7 सीटें भरी जाएंगी। तो समझ में आ गया कि ये 7 सीटें क्यों कम है दोस्तों, क्यों 545 ही है जो हमारे यानी लोकसभा में सदस्य है। क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं एंग्लो इंडियन पर, यानी ये जो 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो नामित करते हैं, यानी जो मनोनीत करते हैं, वो क्या होते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एंग्लो इंडियन ये आंग्ल भाषा का शब्द है, अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मीन्स एंग्लो इंडियन ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके की मान लीजिए पिता या दादा वो क्या है, अंग्रेज रहे होंगे, और उनकी जो माता है वह मूल रूप से भारतीय रही होंगी। यानी पिता या दादा या परदादा जो भी है उसके अंग्रेज रहे होंगे, और उनकी जो माता है वह मूल रूप से भारतीय रहे होंगे। तो उनसे जो वंशज हुए हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उस एंग्लो इंडियन की व्यवस्था जो कहाँ दी गई है, 2 सीट आपका हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके लिए निर्धारित की है, जो कि मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इलेक्शन के थ्रू वो नहीं आते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और वो भी तब जब ये 543 सीट में एक भी एंग्लो इंडियन नहीं आए हो तब। अगर मान लीजिए इस 543 में एक भी सीट जो है एंग्लो इंडियन का आ गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एक ही मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए इत्तेफाकन 2 सीट आ गया एंग्लो इंडियन का इस सीट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको एक भी एंग्लो इंडियन का मनोनीत राष्ट्रपति नहीं करेंगे। लेकिन जनरली होता क्या है, इसमें एक भी सीट नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ एक भी सीट नहीं आता है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना ही पड़ता है आपको मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ये 543 में भी जो है दोस्तों, इसको भी हम लोग क्लियर कर ले, क्योंकि 543 कैसे कैसे आता है। तो 543 जो ये कुल सीटें हैं दोस्तों, तो ये 543 कुल सीटें जो है ये आपको कैसे आती है, तो एक आती है आपका 530 राज्यों से जो हम लोग एमपीज को चुनते हैं और संसद में भेजते हैं चुनाव के माध्यम से। यानी 18 साल का युवा जो भी है इलेक्शन का भागीदार बनता है, लोकतंत्र का भागीदार बनता है, लोकतंत्र का हिस्सा बनता है, और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके एमपीज जो हम लोग भेजते हैं उसके थ्रू 530 सीट आती है आपका। ये हो गया आपका राज्यों से। और यहाँ अगर बात करें बाकी 20 यानी 13 सीटें हैं आपका, कहाँ से आती है दोस्तों, तो यह यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। और 7 तो हमने बताया कि 7 सीटें कहाँ है, पीओके के लिए जो है खाली रखा गया है। तो ये हो गया दोस्तों 530 और ये 13, तो कितने हो गए दोस्तों, 543। और एंग्लो इंडियन जो हमने 2 सीट बताया दोस्तों, एंग्लो इंडियन की अगर हम लोग बात करें तो एंग्लो इंडियन का जिक्र कहाँ किया गया है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 81 में आपका जिक्र किया गया है लोकसभा का, लेकिन एंग्लो इंडियन का जिक्र आपका अनुच्छेद 331 में किया गया है। एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन का जिक्र 331 में किया गया, यानी सीटों की बात करें तो अनुच्छेद 331 में इसका जिक्र किया गया है। और अगर परिभाषा जैसे कि हमने बताया कि एंग्लो इंडियन यानी जिसका पिता या दादा जो है अंग्रेज रहे होंगे, माता मूल रूप से भारतीय रही होंगी, तो उससे जो वंशज होंगे वो क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो ये परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो 366 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो इससे भी प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है, इसको भी मूल रूप से याद रखिएगा। तो लोकसभा के सीटों की संख्या क्लियर हो गई दोस्तों, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में। तो ये राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है दोस्तों? तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। तो ये 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं दोस्तों? तो 245 होते हैं, जिसमें कि आपका 200 जो है 33 जो है आपका यानी राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाते हैं। यानी प्रत्येक राज्य को है उसकी संख्या का निर्धारण संविधान में कर दिया गया है कि कितने एमपीज जो है वो अपने राज्य से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ राज्यसभा में भेजेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लोग अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं। और बाकी जो 12 सदस्य हैं, ये 12 जो सदस्य है दोस्तों, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति हमारे महामहिम क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। यहाँ 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, हमने देखा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, और 12 जो है ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं जो कि आपका कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा, इनके क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न भी जोड़ करके आता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 12 जो सीट है राज्यसभा में, ये यानी कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो जिनका योगदान समाज में ऐसे कार्यों में रहा हो, तो ऐसे लोगों को जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर 12 लोगों को ऐसे मनोनीत करते हैं। ये यानी कि ऐसा नहीं है कि 3-3 के आंकड़े होंगे, 4-4 के आंकड़े होंगे, 5-5 के आंकड़े, इनका आंकड़ा निर्धारण नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है कि 12 कला से ही जुड़े लोग हो, या 12 साहित्य से ही जुड़े लोग हो, या 12 विज्ञान से ही जुड़े लोग हो, या 12 समाज सेवा से ही जुड़े लोग हो, या 4, 3, 2, 1, 5, 7 कोई भी आंकड़ा यहाँ हो सकता है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर जो है यानी चूंकि खेल से संबंधित लोगों को भी जो है इससे संबंधित रखा गया, हालांकि खेल इसमें शामिल यानी खेल शब्द शामिल नहीं है, इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए कि ये शामिल नहीं है। लेकिन खेल को चूंकि कला के अंतर्गत रखा गया है, तो इसीलिए हम लोग दिख रहे हैं, मैरी कॉम है, सचिन तेंदुलकर है, ये सब क्या है आपके राज्यसभा के सदस्य हैं। ये उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को भी जो कला के अंतर्गत रखा गया है, तो वो बॉलीवुड को भी जो है कई सितारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है कार्यरत है। तो यानी 233 हो गया आपका राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि जो भेजे गए हैं, और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आपके मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका इसके सदस्यों से संबंधित जानकारी। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा क्या है आपका निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है। यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन हो सकता है, यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं हो सकता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल है किंतु राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। इसके सभापति यानी इसके अधिकारियों के बारे में हमने जाना कि इसके अधिकारी के रूप में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमने देखा, यहाँ सभापति और उपसभापति राज्यसभा में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने इसकी उम्र सीमा देखी, यानी जो 25 वर्ष का व्यक्ति है वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वहीं 30 वर्ष का व्यक्ति जो है वह क्या हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। और लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनेगा, राज्यसभा में बहुमत दल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कभी भी प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। इसलिए संवैधानिक अगर विशेषता या महत्वपूर्ण संवैधानिक रूप से राज्यसभा है, किंतु रियल में देखिएगा तो लोकसभा आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है, कार्यपालिका का हेड चुना जाता है।
दूसरा एक बात और मैं बताना भूल गई दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हमने देखा, यानी अध्यक्ष और हमने यहाँ देखा सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। तो ये आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होगा, लोकसभा का मेंबर होगा, सदस्य होगा। और यहाँ उपसभापति भी क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा। लेकिन सभापति, चूंकि सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इसलिए जो यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। तो इस अंतर को भी याद रखिएगा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीवी मावलंकर जी जो है, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और यह सिर्फ आज़ाद भारत के ही प्रथम यानी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि जब संविधान सभा हमारा यानी संविधान हमारा लागू होने से पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा जो कार्य करती थी वह दो रूपों में कार्य करती थी। एक संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी दोस्तों, और एक संसद के रूप में कार्य करती थी। तो संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर जी। और संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, सबको पता होना चाहिए दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करते थे तो उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। और आजाद भारत में यानी कि आपका हम लोग जानते हैं कि 13 मई 1952 को जो है क्या हुआ, आपका लोकसभा की पहली बैठक हुई। तो उसकी भी अध्यक्षता किसने की, मावलंकर जी ही। और ये पहले अध्यक्ष है दोस्तों लोकसभा के जो अपने पद पर रहते हुए ही जो इनकी मृत्यु हो गई। और एक है आपका GMC बाल योगी, ये भी ऐसे सभापति है दोस्तों जो अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो कभी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आपको यानी कि 2 का पैर बना दिया गया कि कौन ऐसे सभापति है जो यानी अध्यक्ष है जिनको पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। तो आपको जीवी मावलंकर और GMC बाल योगी जो है इन दोनों की मृत्यु इनके पद पर रहते हुए ही हो गई। तो अगर इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष से, तो जीवी मावलंकर जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे आपके लोकसभा के। तो हमने लोकसभा से संबंधित जितनी भी बातें थी जो दोस्तों जिनसे भी प्रश्न आने की संभावना है वो सब हमने जान लिया। अब जो है आप लोग किसी भी बुक करके उठा करके यानी किसी भी बुक को उठा करके आप पढ़िए, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको बनाइए, सारा हल हो जाएगा। आपको जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है जहाँ भी डाउट है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर नहीं हो तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बुक को उठाइए, आपका क्लियर हो जाएगा 100%, कहीं कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगली क्लास में जो है संसद के 3 अंग जो हमने पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा को तो हम लोग जान चुके हैं, अब हम राष्ट्रपति को हम लोग अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो जिन दोस्तों ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।